तो चलो आज हम लोग देखो इसमें शुरू करेंगे यूनिट 4, ठीक है। चौथा यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये यूनिट 4 है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट, 2 पार्ट में ये वाला यूनिट है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, इसको 2 पार्ट में करके पढ़ाया जाएगा, और दूसरे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ऐसे करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यूनिट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग पहला वाला पार्ट आज शुरू कर देंगे, कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो यही है हम लोग का टॉपिक 1 स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये वाला जब ये कंप्लीट कर लेंगे तब अल्टरनेटिंग पर आएंगे, हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ पुरानी बात समझ लें, जैसे शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री पर हल्का सा जाएंगे 2 मिनट के लिए, जैसे ये समझ में आ जाए कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से है, कैसे आया, बस उसके बाद फिर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे सुना होगा, ये 10th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1820 में क्या किया था, ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये पढ़े हो ना, 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, हैं। ये सब चीज़ें तो बेसिक बात है, पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया था तो बता रहे हैं क्या है, अगर नहीं ध्यान। तो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था कि एक वायर है या एक कॉइल के फॉर्म में था, जिसमें एक बैटरी कनेक्ट थी, ठीक है, और उसमें एक स्टेडी करंट फ्लो करवाया जा रहा था। बैटरी में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेडी करंट फ्लो करवा रहे हैं। स्टेडी करंट का मतलब ऐसी करंट जिसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा था कि एक स्टेडी करंट फ्लो करता था जब वायर में, तो इन वायर्स के अराउंड क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। ऐसा ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से करके दिखाया कि स्टेडी करंट जब भी फ्लो करेगा वायर में, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। ये बात ठीक है, ऐसा ऑरस्टेड ने किया। 1820 में एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया कि जब स्टेडी करंट फ्लो करेगी वायर में, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। ये बात ठीक है। उसके बाद 1831 में माइकल फैराडे आए, तो इन्होंने इसके कन्वर्स पार्ट पर काम किया, है? तो इनका ये सोचना था कि जब स्टेडी करंट से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता। इसका उल्टा मतलब क्या हम मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज करके या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, हैं। एक दूसरे का उल्टा है। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट स्टेडी करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करके उन्होंने दिखाया। अब फैराडे क्या करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। इस फिनोमेना का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है। इसी फिनोमेना का नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रख दिया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने एक फिनोमेना का डिस्कवरी किया, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये बात समझ में आया। तो इसी का रिवर्स प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
अपने आज वाले इस टॉपिक में जो हमने शुरू किया, जो पहला पार्ट है इस यूनिट का, है तो माइकल फैराडे ने जो ये काम शुरू किया उसी के बारे में अब एनालिसिस होगा, है। तो लेकिन अब इन पर डायरेक्ट नहीं कूदेंगे हम लोग। सबसे पहले कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो सारी चीज़ जब समझेंगे तब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ पाएंगे, हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम लोग कुछ इसके टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स, हैं। तो सबसे पहले हम लोग आराम से चले आते हैं अपने मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक पर। हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग का ये वाला टॉपिक आज शुरू हुआ है, तो इसी पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो सब लोग ध्यान से देखो भाई क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले हम लोग इसमें पहला हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं। इन सबको समझेंगे तब मैग्नेटिक इंडक्शन पर आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ठीक। तो यहीं से ये सब इसका असली मसाला है, ये सब जब पढ़ लोगे तभी ये समझ में आएगा, हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है थोड़ा लिख दें, फिर उसके बाद हम लोग इस पर समझते हैं क्या होगा। इट इज डिफाइंड एज द measure of number of magnetic field lines passing normally through a surface placed in a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बताया गया इसमें बताया गया है इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि इसके पहले लिखा है मेजर मतलब कि नापना, उसको मेजर करना। तो बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, पहले इसको समझ लिया जाए कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मेजर वर्ड क्यों लगाया गया है। सही है, ये बात बढ़िया तरीके से समझ लेना चाहिए। तो अब ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से नोटेशन देते हैं, वेक्टर बी से। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको वेक्टर बी से नोटेशन दिया जाएगा। अब इसमें क्या कर दिया गया, एक सरफेस रख दिया गया, ये कोई भी सरफेस रख दिया गया है। तो अब डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एज्यूम कर ले कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है, हाँ? इधर तरफ से कोई चीज़ बह कर जा रहा हो, जैसे हवा चल रही हो या कोई भी चीज़ ऐसे करके फ्लो जा रहा है, इस तरीके से उसका फ्लो हो रहा है जैसा एरो बनाया गया, हाँ? अब इसमें हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसे रख देंगे सरफेस, हाँ? लाओ कॉपी देखें जरा, वो वाली दो छोटी कॉपी, हाँ बहुत बढ़िया। अब जैसे ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है, बहुत बढ़िया। अब इसके सामने हम एक ऐसे सरफेस रख दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो अब जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी तो इसको ऐसे सामने से, तो ये तो रखा हुआ है, तो सामने से उसको क्या करेगा, सामने से उसको पेनिट्रेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको छेद छेद के क्रॉस कर करके ऐसे ऐसे करके यहाँ से पेनिट्रेट करेंगी, छेदेंगी और उसके बाद इधर से निकलेंगी। सही है, ऐसा होगा। तो यही चीज़ बता रहा है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सरफेस को रख देते हैं तो इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर। अब जाने को तो ऐसे तिरछा भी जा सकती है इसको छेद कर, वो नहीं काउंट करना। ऐसे इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, इसके मेजरमेंट को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स।
एक चीज ध्यान रखना, इसकी काउंटिंग नहीं करना है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग नहीं करना। वो तो गिनती हो जाएगी ना कि कितनी फील्ड लाइन जा रही है, 100 50 200 500 1 लाख ऐसे ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है मेजर ऑफ, इनकी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं उसको काउंट करने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ना कि उसकी गिनती को हम कह रहे हैं। वो तो फिर सिंपल नंबर हो जाएगा कि कितनी फील्ड लाइन इसमें से छेद कर जा रही हैं, वो तो एक गिनती हो गई, एक नंबर आएगा। लेकिन वो नंबर नहीं है, मेजर लिखा है कि मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं उसके मेजरमेंट को, या उसको मेजर करने वाला, उसको काउंट करने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ना कि उसकी जो गिनती करके आई कि 100 फील्ड लाइन गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स 100 नहीं हुआ। उसको जो मेजर करेगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है, उसको कहते हैं। तो यही डेफिनेशन में बता दिया कि इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करके जाएंगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, इसी के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। डिनोटेड बाई, इसके लिए नोटेशन बनाया गया है, डिनोटेड बाई फाई। फाई तो वैसे फ्लक्स का नोटेशन है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फाई बी लिखेंगे, बी फॉर मैग्नेट। मैग्नेट के लिए नोटेशन देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाई मतलब फ्लक्स, तो फाई बी से इसके लिए नोटेशन दिया जाता है। और यहाँ बता दिया जाए कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस रखा है, तो इसका कुछ ना कुछ अपना सरफेस एरिया होगा ही। मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना है, एस के बराबर इसका सरफेस एरिया है। तो यहाँ से निकलने वाला हमें फ्लक्स काउंट करना है कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। इसका सरफेस एरिया एस है, तो अगर यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स हमें निकालना है तो हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल केस लेते हैं। अब अगर ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर ना जा रही हो तब क्या करेंगे, एक ये भी समस्या वाली बात, क्या जरूरी है कि 90 डिग्री का एंगल बनाकर जाए? डेफिनेशन में तो कह रहा है कि 90 डिग्री पर जाना चाहिए, उसी के मेजरमेंट को कहेंगे। अब ना जाए तो क्या करें, हैं? जरूरी है 90 डिग्री पर जाएगा, तो नहीं जाएगा तब क्या करेंगे? हम लोग एक जनरल केस लेकर चलते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी एंगल पर काट कर जा रही हैं। जरूरी नहीं कि 90 डिग्री पर जाएं, 90 डिग्री पर जा रहे तो बहुत बढ़िया, और नहीं जा रही तो कोई भी एंगल पर जाए, तब हम क्या करेंगे, वो हम जनरल केस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल खींच देना है। नॉर्मल मतलब जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, हैं? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पूरे सरफेस के ऊपर ले लोगे परपेंडिकुलर वेक्टर तो वो तो एरिया वेक्टर बन जाएगा। एरिया वेक्टर क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर क्या बताता है, किसी सरफेस, जैसे कोई सरफेस है तो सरफेस के ऊपर उतना बड़ा वेक्टर खींचा जाए कि जब उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो उसके सरफेस एरिया के बराबर आना चाहिए, सही है कि नहीं। जैसे हमारे पास ये एक इस तरीके से डायरी है, हाँ ये है, अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर हम खींचेंगे, इतना बड़ा, इतना लंबा परपेंडिकुलर वेक्टर खींचेंगे कि जब इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड इसके सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए। तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर हमेशा इसके ऊपर क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना है कि हम लोगों को यहाँ पर ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सरफेस के साथ नहीं नापना, इसके ऊपर खींचे गए परपेंडिकुलर के साथ नापना है, हाँ?
परपेंडिकुलर के साथ नापना है। तो देखो यहाँ ध्यान दे सब बच्चे, इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एरिया वेक्टर है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर खींच दिया गया है, पहले समझ लिया जाए बढ़िया से, नहीं कंफ्यूज करेगा। ये सरफेस है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब इसका एरिया वेक्टर है, कोई दिक्कत। अब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर थोड़ा साइड हो गई। अच्छा, ठीक है, बाकी सब आ रहा था। तो देखो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास एक एरिया वेक्टर है और इसके ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ही तो एरिया वेक्टर बता रहा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड जो काली वाली पेंसिल है, ये इस डायरी के ऊपर हम ऐसे रख रहे हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरी के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है, कोई दिक्कत, हाँ 90 डिग्री। लेकिन ये वाली इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बना रही। तो बस यही ध्यान देना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका एरिया के साथ एंगल नहीं नापना, इसके ऊपर खींचे गए नॉर्मल वेक्टर के साथ हमेशा एंगल नापना है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस समय नॉर्मल वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 0, क्योंकि पैरेलल है। और अगर ये ऐसे बना दिया जाए तब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ध्यान रखना है कि सरफेस के साथ एरिया वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं नापना है, इसके ऊपर खींचे गए नॉर्मल वेक्टर के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे और यही हो, तो इसी को कहते हैं थीटा। तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बना है, यही एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि सरफेस के साथ बना रहा है 30 डिग्री, न्यूमेरिकल आया और कह दिया कि सरफेस जो नीचे सरफेस है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना रही है 30 डिग्री, तो 90 पूरा है, तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो इतना कितना बचेगा, 60। तो अगर सरफेस के साथ दिया है तो 90 में से माइनस कर दें तो इन दोनों के बीच का एंगल निकल आएगा, हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अब एंगल नापेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसके ऊपर खींचे गए परपेंडिकुलर वेक्टर या एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये हमारा एरिया वेक्टर है जो कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है b, इसका मैग्नीट्यूड b है और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a है, तो हम लोगों से कहा गया है डेफिनेशन में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। तो अगर इधर वाला b है तो इधर वाला कितना होगा, b cos थीटा होगा। कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा सब लोग देख लिए, यहाँ पर यहाँ थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और नीचे वाला क्या है, बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बनाता है, कॉस। तो अगर ये वाला b है तो इधर वाला क्या होगा, b cos थीटा। हमको इसी का तो काम था, हमको वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो एरिया वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो। मिल गई, हाँ। अब ये तो परपेंडिकुलर है ना, जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग चल रही है, तो बस बहुत बढ़िया। अब हमें अगर फ्लक्स निकालना है फाई b, तो वो कैसे निकलेगा। अगर हमें काउंट करना है कि इससे कितनी मेजरमेंट निकालना है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि भाई जितना बड़ा एरिया होगा उसमें से उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना है तो क्या करें, एरिया वेक्टर में नंबर ऑफ या तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो कैलकुलेट करेगा कि टोटल कितनी फील्ड लाइन उसमें से जा रही हैं।
तो इस तरीके से हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सही है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सही है। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ना, ये तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर ए डॉट बी लिखा हो तो क्या हो जाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये है ना स्केलर प्रोडक्ट है ये, तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आ गया। यहाँ बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर है। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्यों, एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्चुअल में वहाँ पर हम लोग उसका इंटेंसिटी ले रहे हैं, तो इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट से जो बनता है फिजिकल क्वांटिटी, वही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ दो केसेस देखेंगे कि उन दो केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए हम लोग केस कुछ कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब कैसा होगा। इसके लिए दो केस बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसके स्पेशल केस देख रहे हैं। जैसे केस वन में हम लोग देखेंगे व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हम लोग पहले केस में देखेंगे कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तब कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब फिर से हम लोग इस बात पर ध्यान दें कि मैग्नेटिक फील्ड, एक बार देख ले फिर डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। हमने डायरी को मान लिया ये सरफेस है, हमारा क्या है, सरफेस है, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हमने क्या खींच दिया, एरिया वेक्टर। सही है। और ये ब्लैक वाली जो पेंसिल है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर का है, तो भाई सरफेस तो यही है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये है। कोई दिक्कत? इसको क्या कहा है, परपेंडिकुलर का, हमने परपेंडिकुलर रख दिया सरफेस। अब बताओ थीटा कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा इसके ऊपर खींचे गए एरिया वेक्टर या तो नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो अब थीटा बराबर 0 दिख रहा है कि नहीं, दोनों पैरेलल हैं, है ना, तो इसलिए क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो डायग्राम बना दिया जाए इसी तरीके से, ऐसे बनेगा डायग्राम। तो हम लोग डायग्राम देखें, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे रख दिया जाए, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर चली जा रही है, और इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर खींचेंगे वो भी इधर तरफ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में हम लोगों ने अभी देखे थे, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वेक्टर बी है वो पैरेलल है वेक्टर ए के। अब पैरेलल है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा ना। सो दैट इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यही हम लोगों ने पढ़े ना। तो बी ए यहाँ पर कॉस कितना लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 कॉस का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, 1 से बड़ी कॉस की वैल्यू है ही नहीं। तो इसलिए इस समय जो हमारा ये फ्लक्स होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
तो जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है वो किसके बराबर है, B इंटू ए के बराबर होगा, है ना। तो इस समय ये जब सरफेस के 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो उस समय फ्लक्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये परपेंडिकुलर रखा रहेगा तो इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट करेंगी, छेद कर जाएंगी। तो ऐसे सामने रखा रहेगा तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रोक सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट करके जाएंगी 90 डिग्री पर, सही है ना। इसलिए फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। इसका हम लोग केस 2 यहाँ पर देख लेते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 में मतलब इसके कुछ स्पेशल केस हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो और बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस। जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तब कैसे होगा, हाँ। तो फिर से हम लोग डायरी की मदद लेंगे, सही है ना। ये हमारे पास है। अब इसके ऊपर भाई जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो तो रहेगा, उसको हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। ये जैसे जैसे एरिया वेक्टर घूमेगा उसके साथ तो परपेंडिकुलर वेक्टर, उसका जो एरिया वेक्टर वो तो घूमेगा, वो तो फिक्स है दोनों चीज़। लेकिन इस बार ये कह रहा है कि जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मतलब वो पैरेलल है, क्या कहा है, पैरेलल। तो ये हमारे पास है सरफेस, इसके पैरेलल मतलब ऐसे ही तो रखोगे, ये पैरेलल दिख रहा है ना, हैं पैरेलल है मतलब इसको ये कभी ऐसे छेदेगा नहीं, ऐसे सीधा पैरेलल निकल जाएगा। तो इस सरफेस के पैरेलल है। अब देख कर बताओ ये जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन ये सरफेस के तो पैरेलल है लेकिन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस बार थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सही है, बहुत बढ़िया। तो हमारा जैसे एरिया वेक्टर कैसा हमने बनाया, इस तरीके से ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर ये एरिया वेक्टर है, कोई दिक्कत है। सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर हमने ऐसे खींच दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल जा रही है, तो भाई जब इसके पैरेलल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो भाई इसको पेनिट्रेट करेगी नहीं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये सरफेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सपाट निकल जा रही है, इसको पेनिट्रेट नहीं करेगी, इसको छेदेगी नहीं। अब ये तो मोटा सा है तो दिखेगा कि यहाँ रोक लेगा, लेकिन वास्तव में रियल में सरफेस की तो कोई मोटाई होती नहीं, तो इसलिए इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, छेद नहीं पाएगा। तो जब ऐसे जाने से उसको छेदेगा नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो इसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं पास होगी। तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ना। तो ये तो वैसे भी समझ में आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेट करके भी देख लें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये और ये 90 डिग्री, अभी बताए, हाँ। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, BA cos 90 डिग्री। तो cos 90 आजकल कितना होता है, हाँ आजकल इसकी वैल्यू 0 ही तो होती है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। वो अभी हमने तुम लोग को करके दिखाया भी कि कैसे 0 होगा, और ये फार्मूला भी बता रहा है कि हाँ भाई 0 होगा, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा इसके हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में समझें कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका यूनिट क्या है। स्केलर क्वांटिटी तो है, ये बता दिया गया, क्योंकि भाई ये नंबर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक तरीके से काउंटिंग कर रहा है, काउंटिंग करने वाला फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर चीज़ का काउंटिंग कर रहा है, इसलिए वो स्केलर है। अब फार्मूला भी यही बता रहा है, फार्मूला यही बता रहा है कि भाई जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो सामने क्या मिलेगा, स्केलर ही तो मिलेगा। वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट लेने से क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
अब इसके हम लोग थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, ये समझ लिया जाए। हाँ, तो आगे देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई यूनिट का मतलब इसको किस चीज़ में मेज़र करेंगे, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए एक होता है यूनिट, है ना। तो उस यूनिट को हम लोग देखेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहले इस बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट रखा गया है वेबर। WB ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर है। थोड़ा सा फार्मूले पर आते हैं और इसके और यूनिट्स का पता लगाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि भाई एसआई यूनिट वेबर है। थोड़ा सा फार्मूला पकड़ें, अब देखें क्या कहता है वो, उसके हिसाब से कुछ और भी फार्म आ सकता है। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। अब अगर यहाँ से हम यूनिट निकालें मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन। क्या होता है इसका यूनिट, हैं बताओ, किसी को याद है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये यूनिट है। और उसके बाद यहाँ एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर न्यूटन 1 मीटर बचा अपॉन में एम्पियर। तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, एक यूनिट ये निकल के प्रकट हुआ। बहुत बढ़िया। और हम लोग एक यहाँ पर और जानते हैं कि तीसरा नंबर, अगर हम लोग इसका एक यूनिट और देखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट और होता है टेस्ला, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी तो कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट हम लोग इसके बारे में समझे। चौथा नंबर हम देख रहे हैं। अब देखो इसका तो कोई यूनिट होता नहीं, इसलिए उसको लिखा नहीं गया। भाई कॉस क्या है, वो डायमेंशन लेस है, मतलब उसका कोई यूनिट लेस चीज़ है, तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर फार्मूले पर आए। हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि इसका यूनिट क्या है, वेबर है, वेबर है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला है। और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ 1 वेबर लिखें तो 1 वेबर कब आएगा, जब ये 1 टेस्ला हो और ये 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 1 ही तो आएगा। तो 1 वेबर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with surface area linked with surface area 1 meter square, which is placed in a magnetic field of 1 टेस्ला। इसमें क्या कह रहा है कि 1 वेबर क्या हुआ, 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। 1 वेबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लिंक्ड विथ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 वेबर वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। और वो कहाँ रखा है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। और ये सरफेस 1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो सिंपल सी बात है, एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसका इंटेंसिटी कितना है, 1 टेस्ला के बराबर। और उस मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रख दो, हैं 1 टेस्ला वाली मैग्नेटिक फील्ड में
1 मीटर स्क्वायर वाला एरिया रखना है तो उससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना भी फ्लक्स उस समय जाएगा वही फ्लक्स क्या होगा, 1 वेबर के बराबर होगा। हैं, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्लेस करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रखा जाता है जैसे डेफिनेशन में बताया गया है। सही है। तो एक हम लोगों ने चौथा पॉइंट इसके बारे में ये समझ लिया। अब हम लोग जरा और देखें इसके बारे में, पॉइंट्स यूनिट के बारे में और क्या समझ सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है मैक्सवेल। क्या है, मैक्सवेल है, मैक्सवेल। तो उसी तरीके से अगर हमें 1 मैक्सवेल निकालना है तो जैसे सीजीएस में, एमकेएस में क्या था, 1 वेबर था, तो सीजीएस में हम लिखेंगे 1 मैक्सवेल। तो इन लोगों को भी सीजीएस में कन्वर्ट कर दें तो टेस्ला की जगह क्या होता है, गॉस। सीजीएस में टेस्ला की जगह होता है गॉस, और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैक्सवेल सीजीएस सिस्टम में है, तो अगर वो सीजीएस सिस्टम में है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी सीजीएस में लेंगे और एरिया को भी सीजीएस में लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैसी डेफिनेशन यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही बोल देंगे कि 1 मैक्सवेल इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ area of 1 centimeter square when placed perpendicular in a magnetic field whose intensity is 1 gauss। मतलब एक गॉस की इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक एरिया रखा गया है, तो उस एरिया से जाने वाला फ्लक्स कितना कहलाएगा, 1 मैक्सवेल कहलाएगा। यही चीज इसके बारे में कह रहे हैं, बस इनको एमकेएस में कहा जा रहा है, उसको सीजीएस में कहा जा रहा है, बात तो वही है। ठीक है। अब एक छठवां पॉइंट और समझ लें इसके बारे में, पूरा जानकारी बताएंगे हम यूनिट के बारे में, बढ़िया से एक चीज समझेंगे, ध्यान से समझो बस। अब हम लोग जरा वेबर में और मैक्सवेल में रिलेशन निकाल लें कि वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है, दोनों में कुछ रिलेशन भी तो होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। सही है, हैं? तो 1 टेस्ला को हम गॉस में कैसे बदलेंगे, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे कि नहीं, हैं? यही तो होगा। अगर टेस्ला को गॉस में बदलना है 10 की पावर 4 से, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है तब भी 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 8 आ गया, और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा, मैक्सवेल बनेगा। तो 1 वेबर इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। तो ये हम लोगों ने रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया। तो हमने 6 पॉइंट इसके बारे में, यूनिट के बारे में बताया। कोई कष्ट है क्या, एकदम बढ़िया आराम है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलो अब थोड़ा सा इसका यही लगे हाथ, डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिया जाए। हैं, क्या देख ले भाई, डायमेंशनल फार्मूला देख ले। तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत आसान है, फाई इज इक्वल टू क्या है, BA cos थीटा, ये है। अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो मैग्नेटिक, इसका तो ये तो डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ दिया जाए, कोई मतलब नहीं। इसका यूनिट हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड का न्यूटन पर एम्पियर मीटर बताए थे ना। तो यहीं से तो इसका डायमेंशन निकाल लें। न्यूटन मतलब फोर्स, तो न्यूटन का होता है ML/T-2, और एम्पियर को तो डायरेक्ट A लिखते हैं और मीटर को लिखते हैं L। ठीक है, ये हो गया। और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर होता है। कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं।
m है, l से l कैंसिल, ml2 हो जाएगा, t-2 और a-1 होगा। तो इस तरीके से इसका फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ये हम लोग निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसी लगे हाथ समझेंगे कि निगेटिव फ्लक्स क्या होता है और पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है। ये चीज़ समझ ले आज की क्लास में, इतना बस। तो हम लोग समझेंगे निगेटिव फ्लक्स एंड पॉजिटिव फ्लक्स। तो पहले निगेटिव फ्लक्स हम लोग समझ लें। जैसे हमारे पास एक एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर ऐसे खींचा जाएगा भाई, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल वो बनाता है 90 डिग्री के एंगल पर, एकदम सही बताया गया। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी के साथ तो मेज़र करते हैं ना, एरिया वेक्टर के साथ नापा जाता है, उसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है उसी के साथ क्या करेंगे, नापेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या ज़रूरी है क्या कि ऐसे ही जाए? क्या पता मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही हो ऐसे भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो इस चीज़ को हम जरा फिर से समझ लें प्रैक्टिकली। जैसे ये हमारे पास है और इसके ऊपर ये क्या है, एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर है ऐसे, सही है। तो क्या जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही भाग के जाएगी? नहीं जरूरी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे भाग के आएगी। तो अगर ये ऐसे भाग के आ गई तो दोनों का मुंह अपोजिट डायरेक्शन में है, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री का एंगल नापा जाएगा ना। अब अगर ये इधर मुंह कर ले तो 0 डिग्री, अपोजिट मतलब 180 डिग्री का एंगल नापेंगे, एकदम सही। चलो बहुत बढ़िया। तो अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है? 180 डिग्री का एंगल बना है। इतनी सी बात है। मतलब जिधर तरफ सरफेस का डायरेक्शन है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फार्मूला लगाएंगे बी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखें? 180 डिग्री। और कॉस 180 का वैल्यू आजकल तो -1 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर फाई बी इज इक्वल टू क्या है? माइनस का बी ए। तो ये भी मैक्सिमम है। फाई इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़े थे कि बी ए, जब फाई इज इक्वल टू बी ए होता है तो ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है कि नहीं? अभी पढ़े हम लोग। तो ये भी बी ए के बराबर है। लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स हम लोग काउंट कर रहे हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उल्टे डायरेक्शन में फ्लक्स को मेज़र किया गया। माइनस यही बता रहा है ना। माइनस यही बताता है कि जिधर तरफ एरिया वेक्टर है उसके अपोजिट में फील्ड लाइन जा रही होगी तो उसकी काउंटिंग की गई होगी, है ना। बस। अच्छा, उसी तरीके से पॉजिटिव फ्लक्स तो समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव फ्लक्स तब होगा जिधर तरफ एरिया वेक्टर ड्रॉ किया गया है या तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर उसको कह लो वो ड्रॉ किया गया है, तो उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चले। जरा देख लो कैसे होगा। ये है जिधर तरफ ये एरिया है, एरिया के ऊपर जिधर तरफ नॉर्मल वेक्टर है सेम उधरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब की अपोजिट नहीं जाएगी, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो कितना डिग्री का एंगल हुआ? 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आया। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू आजकल कितना होता है? 1। तो यहाँ से फाई बी बराबर बी ए। तो दोनों उतने ही आए, ये भी मैक्सिमम है क्योंकि b इंटू ए 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी। मैक्सिमम वैल्यू तो फ्लक्स सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा। तो बस इतनी सी बात है। जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे और तब फ्लक्स नापेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो निगेटिव। ठीक है। तो बस आज की कथा यहीं पर इतना समाप्त बहुत है। अगली क्लास में आगे बताएंगे। ठीक।